आजकल क्रिप्टो करेंसी माइनर्स लेना जितना ज्यादा आसान हो गया है उतना आसान उन्हें मेंटेन करना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा जो रीजन है वो है इसका लैक ऑफ नॉलेज। आपने इंटरनेट पे काफी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बोला जाता है कि ये मशीन ले लो, अपने घर पे लगा लो और पैसे कमाओ, एफर्टलेस पैसा, पैसा छापने की मशीन। बट इन रियलिटी दैट्स नॉट ट्रू, एटलीस्ट कंप्लीटली तो नहीं। एक्चुअली एक मशीन है जो किसी भी एल्गोरिदम पे सेट कॉइन्स की ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करती है, वैलिडेट करती है। इस प्रोसेस में काफी ज्यादा हार्ड कैलकुलेशंस को सॉल्व करती है और उसी के अगेंस्ट में आपको माइनिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिसको माइनिंग इनकम बोला जाता है। एंड सिंस ये एक मशीन है तो इसमें इश्यूज आना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। जो नॉर्मल बात नहीं है वो है बिना कुछ जाने से अपने घर पे लाके लगा देना। सीधे शब्दों में बोलूं तो एक मशीन है जो 24 आवर्स एक नेटवर्क से कनेक्टेड है और बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर रही है। अगर आप अपने घर के बाकी अप्लायंसेस से इसे कंपेयर करें तो पावर कंजम्पशन इसका बहुत ज्यादा होता है। एसिक माइनर्स के अंदर बहुत से इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर्स का फेल हो जाना, हैश बोर्ड में 0 चिप्स या कम चिप्स का डिटेक्ट होना, पीएसयू का दम तोड़ देना, कंट्रोल बोर्ड का ब्रेक हो जाना, ब्रेक होने का मतलब चल ही नहीं रहा है, ईईपीरोम का करप्ट हो जाना। ऐसे काफी इश्यूज आपको माइनर के अंदर देखने को मिलते हैं। इनमें से आधे इश्यूज का रीजन है बेफालतू में उंगली कर देना। आई मीन लोगों को ढंग से पता भी नहीं है कि माइनर्स काम कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए, और कर देते हैं एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वोल्टेज का इशू कंसिडर ना करना, ओवरक्लॉकिंग के चक्कर में कस्टम फर्मवेयर डाल देना, और फिर भैया हम तो खुद का इमर्शन कूलिंग सिस्टम भी बनाएंगे, और भी बहुत कुछ। एक बंदे ने तो कस्टम फर्मवेयर डालने के चक्कर में कंट्रोल बोर्ड ही उड़ा दिया। लो कर लो ओवरक्लॉकिंग। वैसे हार्डवेयर इश्यूज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रांड वारंटी क्लेम करें, सिंस दे नो देयर प्रोडक्ट मोर देन एनी ऑफ अस सेलर्स। वारंटी क्लेम कैसे करनी है वो आपको आपके सेलर असिस्ट कर देंगे उसके लिए, या फिर इन फ्यूचर में इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे क्या होता है और सारा प्रोसेस। खैर मोस्ट ऑफ द इश्यूज आर हार्डवेयर रिलेटेड, बट इनमें से कुछ को थोड़ी बहुत ट्रबल शूटिंग के साथ सॉल्व किया जा सकता है। आज हमारे पास आया S1986 टेराहैश। कस्टमर इसके अंदर इश्यू फेस कर रहे थे, उन्होंने लोकल रिपेयर सेंटर्स में ट्राई किया बट कॉस्ट थोड़ी ज्यादा थी। उसके बाद ये हमने अपने हाथों में लिया है। देखते हैं इस माइनर में क्या है कमी जो कस्टमर की आंखों में आ गई नमी। तो कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं माइनर्स कार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सो इस माइनर का इशू जानने के लिए हमें पहले इसे ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लगाएंगे C13 की पावर कॉर्ड्स को। उसके बाद प्लग करते हैं लैन केबल को। और फिर MCB को करते हैं ऑन। माइनर के ऑन हो जाने के बाद अगर आपको IP या सेटअप से रिलेटेड इन्फो चाहिए तो मैं यहाँ पर एक वीडियो का लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। इस माइनर को ऑन हुए 2 मिनट से ऊपर हो चुका है और आई थिंक इशू कंट्रोल बोर्ड में भी है, सिंस ये IP भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बट कस्टमर ने तो इशू हैश बोर्ड्स का बताया था, चेंज कर दिया गया। तो इशू जानने के लिए हमें सेम मॉडल का एक दूसरा कंट्रोल बोर्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसे ऑन करके देखते हैं कि क्या इशू है। सबसे पहले हम करते हैं कंट्रोल बोर्ड को चेंज। सो हमारे पास एक दूसरा एमलॉजिक का कंट्रोल बोर्ड था, अब इसको हम इस माइनर में डाल के देखते हैं कि क्या इशू है। सबसे पहले आपको लेना है एक स्क्रू ड्राइवर और सो कंट्रोल बोर्ड चेंज हो चुका है। अब हम करते हैं इस माइनर को ऑन। फिर से लगाते हैं हम अपनी लैन केबल को और MCB को करते हैं ऑन। अब हो जाना चाहिए। तो माइनर ऑन हो चुका है। अब इसकी IP को डालते हैं ब्राउजर में और देखते हैं क्या है इशू। सबसे पहले हम खोलेंगे ब्राउजर को। उसके बाद हम डालेंगे माइनर की IP। माइनर का डैशबोर्ड खुलने के बाद आपको एक चीज का ध्यान देना है कि माइनर का डैशबोर्ड आपको सिर्फ बेसिक इन्फो देता है, जैसे कि टेम्परेचर, हैशबोर्ड के चिप स्टेट, नेटवर्क स्टेटस, फैन स्पीड और हैश रेट का।
बट अगर आपको माइनर के अंदर क्या चल रहा है वो देखना है तो उसके लिए आपको जाना होगा माइनर लॉग्स में। लेफ्ट साइड में बॉटम की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा माइनर लॉग्स का, आपको उस पर जाना है। स्क्रीन पे काफी ज्यादा नंबर्स या डेट्स देख के आपको घबराना नहीं है, आपको सबसे नीचे जाना है, वहां पे आपको माइनर में जो भी एरर होगा वो दिख जाएगा। यहाँ पे हमें एरर मिल चुका है, इसका नाम है EEPROM एरर CRC फर्स्ट रीजन गॉट नथिंग। आई होप इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। आएगा भी कैसे, आप तो पैसे छापने की मशीन समझ के ले आए थे ना। तो बात कर लेते हैं EEPROM के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको समझने के लिए हम एक स्टेप पीछे लेंगे, थोड़ा बेसिक्स की तरफ जाएंगे। आपने यूजुअली दो टर्म्स बहुत सुनी होंगी, एक है रैम और दूसरी है रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका काम है डायनामिक टास्क को परफॉर्म करना। ये भी डेटा को स्टोर करके रखती है, बट एज सून एज आपका डिवाइस बंद होगा इसमें से डाटा इरेज हो जाता है। वहीं बात कर लेते हैं रोम की, यानी रीड ओनली मेमोरी। इसका काम है आपके डिवाइस के स्ट्रक्चरल डेटा और इन्फो को लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करके रखना, जैसे कि फर्मवेयर, यूजर फाइल और बाकी चीजें। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब इसके अंदर पड़ा हुआ डेटा स्टोर रहेगा चाहे आपका डिवाइस जीरो पावर स्टेट में हो। रैम और रोम का कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक इजी सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपने अपने घर के पास किसी जनरल स्टोर में देखा हो तो दुकानदार अपने काउंटर के पास कुछ सामान रखता है, वहीं बाकी सामान उसकी दुकान के अंदर पड़ा रहता है। इसका रीजन है डिमांड। जिस सामान की डिमांड ज्यादा है उसे बार बार उस सामान को लेने के लिए दुकान के अंदर ना जाना पड़े, इसलिए वो अपने काउंटर के पास किसी रैक में या वहां के स्पेस पे कुछ सामान रखता है। शाम को जब दुकान बंद होती है तो उस काउंटर पे जो पड़ा हुआ सामान है या फिर उसके पास जो रैक में पड़ा हुआ सामान है वो भी दुकान के अंदर चला जाता है। तो काउंटर के पास का जो स्पेस या जो रैक है वो होती है रैम। दुकान के अंदर की जो स्टोरेज है वो हो गई रोम, और जितना भी सामान है दुकान का वो हो गया डेटा। और यहाँ पे दुकानदार रोल प्ले करता है एक प्रोसेसर का। तो आई गेस मैंने रैम और रोम दोनों का कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अब आगे बात करते हैं रोम के टाइप्स पे, सारा ज्ञान मिलेगा आज। सो रोम के भी 4 टाइप्स होते हैं। पहला है MROM यानी मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। एक बार प्रोग्राम होने के बाद आप इनके अंदर के डेटा को मॉडिफाई या इरेज नहीं कर सकते हैं, और अगर कर भी सकते हैं तो प्रोसेस बहुत लंबा और डिफिकल्ट होता है। इनको प्रोडक्शन के टाइम पे सर्किट्स में इंटीग्रेट कर दिया जाता है, सो प्रोसेस काफी डिफिकल्ट होता है। दूसरा आता है EEPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनके अंदर भी सेम चीज है, अगर आपको डेटा मॉडिफाई करना है या रीप्रोग्राम करना है तो आपको इनको अल्ट्रावायलेट रेस के अंदर रखना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर से डेटा इरेज होगा और देन आप इसको रीप्रोग्राम कर पाओगे। तीसरा आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज। इन मेमोरी मॉड्यूल्स को अगर आपने एक बार प्रोग्राम कर दिया देन उसके बाद आप इनके अंदर का डेटा ना मॉडिफाई कर सकते हैं ना इरेज कर सकते हैं, बाकी रीप्रोग्राम करने की तो बात दूर रही। एंड में आता है EEPROM यानी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी मॉड्यूल को आप इलेक्ट्रॉनिकली रीप्रोग्राम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सूटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है देन उसकी हेल्प से आप ये सब काम कर सकते हैं। EEPROM और EEPROM के अंदर डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि अगर EEPROM को अगर आप रीप्रोग्राम करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उसे अल्ट्रावायलेट रेस के नीचे रख के फुल्ली इरेज करना होगा, वेयरएज EEPROM के साथ ऐसा नहीं है। विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। सो EEPROM का माइनर्स के अंदर क्या रोल है ये आपको हर हैशबोर्ड के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर बेसिकली डिवाइस इन्फो, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, इन सब से रिलेटेड डेटा स्टोर होता है। कई बार ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से करप्ट हो जाती है। बेसिकली कहूं तो इन तीनों हैशबोर्ड्स की याददाश्त चली गई है, तो ट्राई करते हैं इसको फिक्स करने का। इसको फिक्स करने के लिए हमें सेम मॉडल का एक हैशबोर्ड चाहिए होगा जो कि वर्किंग कंडीशन में हो। लकीली हमारे पास एक S1986 टेराहैश आया हुआ है वारंटी क्लेम के लिए, जिसका एक हैशबोर्ड गया हुआ है रिपेयर होने चाइना। तो उसके बाकी 2 हैशबोर्ड में से एक को हम ले लेते हैं इसको रिपेयर करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले हम इस माइनर के तीनों हैशबोर्ड्स को निकाल लेते हैं। सो सारे हैशबोर्ड्स को हम कर लेते हैं अरेंज। सो तीनों हैशबोर्ड्स हमने अरेंज कर लिए हैं, ये सब बीमार हैं। अब लाते हैं एक वर्किंग हैशबोर्ड को जिससे हम फाइल कॉपी करके इसमें पेस्ट करने वाले हैं। सो ये है हमारे 86 टेराहैश का वर्किंग हैशबोर्ड जिसमें से EEPROM की फाइल को कॉपी करके हम तीनों हैशबोर्ड्स में पेस्ट करेंगे। ऑल्दो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हैशबोर्ड्स का मॉडल नंबर जरूर मैच कर ले, दोनों हैशबोर्ड्स का सेम होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं होगा।
अब हमें चाहिए होगा एक डिवाइस जिसकी हेल्प से हम इस हैशबोर्ड की फाइल को कॉपी करके इन तीनों हैशबोर्ड में पेस्ट करेंगे। इस डिवाइस का नाम है हैशबोर्ड कोड एडिटर। इस डिवाइस का काम बेसिकली एक हैशबोर्ड की फाइल को कॉपी करके बाकी हैशबोर्ड में राइट करना है ताकि सारे हैशबोर्ड सिंक्रोनाइज हो जाएं। सबसे पहले आपको इस माइक्रो यूएसबी को इस डिवाइस के अंदर प्लग करना है और इसको किसी भी 5V के अडॉप्टर से आप पावर दे सकते हैं। मैं अपने पीसी का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमें इसे प्लग करना है हैशबोर्ड में जो कि वर्किंग कंडीशन में हो। देन उसके बाद हमें प्रेस करनी है FN की और स्क्रॉल डाउन करके जाना है F3 पे जो कि है EEPROM सेटिंग्स। देन उसके बाद हमें प्रेस करना है ओके। फिर हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सेलेक्ट करना है रीड EEPROM। उसके बाद हमें फाइल नेम सेलेक्ट करना है। मैं डालने वाला हूँ S19। (86) इसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और इस एरो के साइन पे जाके ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद फाइल कॉपी हो चुकी है। अब हमें इसे इस हैशबोर्ड से अनप्लग करना है और प्लग करना है खराब हैशबोर्ड में। उसके बाद हमें फिर से FN की प्रेस करनी है। F3 पे क्लिक करना है EEPROM सेटिंग पे, प्रेस करना है ओके। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है ओपन EEPROM। देन उसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है S1986 टेराहैश पे और प्रेस करना है ओके। 1 सेकंड बाद हमें फिर से ओके प्रेस करना है। अगर उसके बाद डिवाइस एक बार बीप होता है और स्क्रीन पे ओके सेक्शन पे नंबर जंप होता है तो इसका मतलब आपने सक्सेसफुली EEPROM की फाइल राइट कर दी है। लेकिन अगर NG साइड पे नंबर जंप होता है तो इसका मतलब है राइटिंग फेल्ड हो चुकी है, आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस हम बाकी 2 हैशबोर्ड्स के साथ करेंगे। थोड़ा टाइम लैप्स हो जाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, सारे हैशबोर्ड्स में EEPROM फाइल राइट हो चुकी है। अब हम इसे वापस असेंबल करते हैं माइनर में और देखते हैं माइनर काम कर रहा है या नहीं। सो माइनर असेंबल हो चुका है। अब हमें इसे ऑन करके देखना है कि जो इतनी मेहनत हमने करी है उसके बाद कोई फर्क है या नहीं। पूल सेटिंग्स को हम माइनर के अंदर डाल देते हैं। सो मशीन कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें करना है 5 से 6 मिनट के लिए अब वेट। सो नाउ एज यू कैन सी माइनर लॉग्स में जो हमें पहले EEPROM रिलेटेड एरर दिख रहा था वो अब गायब हो चुका है। चिप काउंट पूरा आ रहा है और माइनर अब फुल कैपेसिटी पे माइनिंग कर रहा है। बाकी ये कंट्रोल बोर्ड अगर रिपेयर हो पाया या अनब्रेक हो पाया तो इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये था वीडियो EEPROM एरर्स को फिक्स करने के लिए। थोड़ा ध्यान दें कि अगर सेम इशू इसके बाद भी एग्जिस्ट करता है तो देयर इज अ चांस कि अब इशू हार्डवेयर रिलेटेड है। उसका भी मैंने सोल्यूशन बता दिया है कि आप वारंटी क्लेम के लिए जा सकते हैं, अपने सेलर को कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर इन फ्यूचर हमारी तरफ से एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। वैसे इस रिपेयर के लिए लोग 10,000 रुपीज पर हैशबोर्ड चार्ज करते हैं। ऑल्दो इस डिवाइस की कॉस्ट 15,000 रुपए है। अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया है, कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, आई नो, बट जरूरी भी था क्योंकि हाफ बेक नॉलेज किसी का भला नहीं करती। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो की किसी को नीड है तो उसे शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। अपडेट्स के लिए हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इसी के साथ एंड करते हैं आज के वीडियो का। मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं माइनस कार्ट और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।